आप बताइए सर कैसे हैं? बस मैं तो एक ही अभियान में लगा हुआ हूँ कि इस जी देश को सर। कैसे बदला जाए। जी। और मुझे उसमें सफलता मिलते दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आम लोगों को इसमें रुचि है। जो दुष्ट जी लोग हैं, जो आज की व्यवस्था से कुछ लाभ पा रहे हैं, जो अपने आप को विद्वान साबित करना चाहते हैं, जो जो कुछ पाकर खोने की चिंता पाल रहे हैं, वो ज़्यादा जो है निष्क्रिय हैं। उनकी विद्वत्ता देश के लाभ नहीं आ रही है, देश के काम नहीं आ रही है। जी सर। आप हमारे सभी वीडियोस देख रहे हैं। आपका जी। एक ऑब्जेक्टिव फीडबैक मुझे चाहिए। जी सर। आपका क्या सोच है उसको सुनने के बाद? कहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा लाइन ऑफ एक्शन ठीक नहीं है? एक्चुअली सर, आई एम टू स्मॉल ए प्लेयर टू जजमेंट टू बिग ए वर्क लाइक यू आर डूइंग। नहीं, कोई भी छोटा नहीं है। और आपने तो मुझे कुछ ऐसे तथ्य बताए हैं जिससे मेरी लाइन ऑफ एक्शन बहुत बड़ी है। तो मैं आपको बिल्कुल छोटा मानने के लिए, आपके बार बार कहने के बावजूद भी मैं आपको छोटा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी। तो आप अपने आप, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने आप को छोटा ना माने। आपने उस 4 दिन के समय में जो छोटा मोटी जी। चीज़ें हमको बताई हैं, आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उसने मेरे को कितनी शक्ति दी है। जी सर। मैं आई एम फीलिंग हैप्पी कि मैं कंट्रीब्यूट कर पाया कुछ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपको मैं फीड भेज रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप उसे देख भी रहे हैं, उसके बारे में आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है? मैं एक बार लिख के भेजूंगा सर। अच्छा, ठीक है, मैं ठीक। आपको लिख के भेजूंगा। और बेसिकली मेरा काम करने का तरीका सर ये है जी। कि मैं हमेशा वैल्यू एडिशन में विश्वास करता हूँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि आप जो भी कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपके जो आपके जो टूल्स हैं, आपकी जो रीच है, आपकी जो इंटेंसिटी है, आपकी जो स्पीड है, ठीक है, और आपकी जो मैक्सिमम पब्लिक तक जो रीच है वो कैसे पहुंचे, बढ़े। तो ठीक है। तो दैट इज द उसमें दैट आप इज द हमारी ओनली। क्या मदद कर सकते हैं? मैं अभी एक बुक ड्राफ्ट कर रहा हूँ। जी। जस्ट अभी मतलब ड्राफ्टिंग मतलब फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाली है। जी। जैसे मतलब मैंने मनी को डिकोड किया था अपने सेशंस में, है ना। जी। पर मनी के साथ साथ बहुत सारी और चीजें हैं जो डिकोड करनी जरूरी है। एग्जांपल देता हूं मैं। जी। अभी जो एसआईआर का इशू है, जी। तो अगर मैं इस चीज को डिफाइन करूं कि जी। अभी तक तो लोग जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे थे। जी। अब एसआईआर के थ्रू ये उल्टी गंगा बहने लगी है कि जब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वोटर को चुनने लगे। ये एसआईआर को ज़रा थोड़ा सा खोलें, ज़रा मैं अच्छे ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो अभी जो राहुल गांधी ने जो बात की और जो बिहार में जो एक्सरसाइज हो रही है कि बॉर्डर को जो सीरियस इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं ना, इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वोटर्स की, कि बॉर्डर के ये डाटास को ये रिवाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से वोटर्स को वोटर को करने की बजाय नागरिकों का करें। और जो लोग बाहर से आए हैं और हमारी दुष्ट व्यवस्था ने भ्रष्टाचार करते हुए उन्हें दस्तावेज भी दिए हुए हैं, उनको जो है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। आपको जानकारी है नहीं है, मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। एक केस अभी मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट में एक केस जो है 10 साल या उससे ज़्यादा समय के बाद डिसाइड हुआ है। केस ये था कि वो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। उसने अपने डिफेंस में सभी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए और ये बात कोर्ट में इस्टेब्लिश हुई कि वो सभी दस्तावेज जो है पैसे दे के बनवाए गए हैं। और उस केस में 4 महीने की सज़ा या कुछ 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। क्या इतने घटिया कानून के तहत और 10 साल की यात्रा के बाद हम कोई भी प्रभावी कार्रवाई का सोच और चिंतन रख सकते हैं क्या?
ये तो बहुत छोटा सा इशू है सर। ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इशू है कि हमने मौन व्रत धारण किया जिन्होंने दस्तावेज फर्जी बनाए। हमने मौन व्रत धारण किया कि साहब कानून में जो है ना हमने कोई सजा ही नहीं दी है। इसमें तो बहुत सख्त सज़ा होना चाहिए थी। उसने यदि कोई संपत्ति जब्त की अर्जित की है तो वो संपत्ति जब्त होना चाहिए थी। उसकी नागरिकता के साथ जो है ना उसकी डिपोर्टेशन की व्यवस्था होना चाहिए थी। उसमें जिन अधिकारियों ने उन्हें फर्जी दस्तावेज़ देने में मदद की है और जिन्होंने फर्जी दस्तावेज़ दिए हैं उन सबको सज़ा होना चाहिए थी, उनको जेल जाना चाहिए था, तभी तो भय पैदा होगा। मैं इसी मुद्दे के ऊपर, इस मुद्दे की जड़ तक जाने के लिए जी ये किताब लिख रहा हूँ। देखो संजीव जी, मैं किताब में एक मिनट मेरी बात सुनिए ज़रा। देखिए, आपकी किताब छपेगी, कितने लोग उस तक पहुँचेगी, उस पर लोग बाग जो है ना कितनी संजीदगी से बहस करेंगे, एक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। मैं तो सोचता हूं कि इन विषयों पर हम छोटी छोटी चर्चा करके जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें हम डायरेक्टली जो है ना आम पब्लिक को एजुकेट कर सकते हैं, और वो भी आज एजुकेट कर सकते हैं। तो हमें बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, किताब की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने अभी तक दस्तावेज पकड़ लिए हैं उनका हवाला देना पर्याप्त है, और ज़्यादा से ज़्यादा उन दस्तावेज़ों को हम फ्लैग कर दें कि भैया जिसको पढ़ना हो वो पढ़ ले। अच्छा, मैं एक दूसरी दिक्कत भी हो रही है। आपने मुझे ढेर सारे दस्तावेज़ दिए, अब उन्हें पढ़ने का और समझने का मैथिली शरण गुप्त में अकल ही नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त तो जो एक पकी पकाई दाल चाहते हैं कि भैया ये बता दो कि हमने कितने नोट छापे और उसके लिए हमें कितने डॉलर का लोन लेना पड़ा, एक चार्ट हम आपसे ये चाहते हैं। तो मेरी वो छोटी बुद्धि में आसानी से घुस जाएगा। बहुत आराम से दे दूंगा सर मैं, वो डिजाइन करके। मतलब एक चार्ट बनाना होगा आपको, उससे क्या होगा, हम एक देखिए हम क्या कहना चाहते, देखिए हम आप मुझे स्पेसिफिक डिमांड दीजिए, मैं स्पेसिफिक सप्लाई कर दूंगा सर। तो नहीं, मैं ये स्पेसिफिक नहीं है क्या कि हमने कितने नोट छापे और उस नोट को छापने के लिए हमें कितने डॉलर जो है अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से खरीदना पड़े, और उसके कारण भारत जो है ना कर्ज में दब गया। बिना किसी लाभ के हम कर्ज में दब रहे हैं, हमारी सर्विस लाइबिलिटी बन रही है। हम इस बात को समझना चाहते हैं। तो हमने कितने नोट छापे, उन नोट के एवज में क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम से कुछ डॉलर खरीदने पड़े, और उसकी पर ईयर जो है लाइबिलिटी कितनी है, और ये लाइबिलिटी जो है ना अक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी कितनी है। तो मतलब उस स्पेसिफिक ईयर की लाइबिलिटी कितनी है और अक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी कितनी बन रही है। तो हम उससे ये चीज़ सिद्ध कर पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कारण हम कर्ज में डूब रहे हैं और हमारी अननेसेसरी सर्विसिंग बढ़ रही है। इससे जो हम बात कर रहे थे कि भारत विकास निधि होगी, जिसके लिए हमने नया टर्म भी आपका स्वीकार कर लिया था कि आज़ाद हिंद फौज रुपया कहेंगे, और 1 रुपया जो है वो 1 सोने के उस सिक्के के बराबर होगा। मतलब एक आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद रुपया आज के 1 लाख रुपए के बराबर होगा। तो और आपकी जो इस एंगल से अगर आप चलेंगे तो आपकी जो नेशनल इनकम होगी, जीडीपी होगी, वो तकरीबन 38 ट्रिलियन डॉलर के करीब होगी, विच विल बी मच 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 बिगर देन यूएस। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिन संपत्तियों का हम निर्माण करेंगे तो हम तो 5000 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें जो है 144 करोड़ लोगों को लिए उनके पोटेंशियल का रोजगार पैदा करना है, और उस रोजगार पैदा करने के पहले हमें उनके नापने के यंत्र पैदा करना है, नापने के इंस्टीट्यूशंस पैदा करना है, फिर उसे पाथवेज बनाना है, फिर उसको माइलस्टोन में तोड़ना है। फिर प्रत्येक माइलस्टोन में अब हम शिक्षा से शुरू नहीं करते हैं, अब हम संस्कार से शुरू करते हैं। तो हमें उस माइलस्टोन के लिए संस्कार, उस माइलस्टोन के लिए शिक्षा, उस माइलस्टोन के लिए हुनर, और उस माइलस्टोन के लिए टेक्निकल इनेबलिंग करना है, और फिर 6 महीने का सतत अभ्यास करा के उसे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देना है। तो इस यात्रा अकेले के लिए हमें कितने राष्ट्रीय संपदाओं का, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना होगा, वो अपने आप में भारत की इकोनॉमी को कहाँ ले जाएगा। मतलब सिर्फ अपने 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल की
के लिए तैयार करने के लिए जो हम राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करेंगे वो अपने आप में अकूत होगा। फिर जो है जो हम भोजन के मौलिक अधिकार के लिए, आप ये बताइए, आज इस देश को ये मालूम ही नहीं है कि उसे पैदा क्या करना है। अरे भाई, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी लोकल डिमांड में हम क्या रहेगी। जब हम जो है इंडिविजुअल डाटा कैप्चर कर सकते हैं तो हमें मालूम होगा कि संजीव को क्या चाहिए और मैथिली शरणगुप्त को क्या चाहिए। देयर कुड बी accumulated डाटा फॉर लोकल डिमांड, देयर विल बी accumulated डाटा फॉर द प्रोसेस्ड डिमांड, और देयर कुड बी accumulated डाटा फॉर द फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस डिमांड। और जब आप जो है इसमें औषधियाँ डालेंगे, बाकी चीज़ें डालेंगे, तो आपकी चीज़ जो है ना वो यूनिक हो जाएगी। वो फिर जो है आज के भाव में नहीं बिकेगी, आज से 10 या 100 गुना भाव में बिकेगी। तो जो हम पहले कर रहे थे कि हम अपने साड़ियाँ, हम अपने मसाले, हम अपनी हर चीज़ जो है सोने के भाव में बेचते थे, अब हम उसको आज़ाद हिंद रुपया में बेचेंगे तो वो सोना ही होगा। हम इनडायरेक्टली फिर से सोना जो है ना भारत में लाएंगे, और भारत सोने की चिड़िया नहीं बनेगा बल्कि भारत जो है सोने का हाथी बनेगा। संजीव जी, इस ओवरऑल रिमार्क से आप कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं? क्योंकि एक आप अर्थशास्त्री हैं, मैं तो एक लेमैन जैसा सोचता हूँ और मुझे लेमैन जैसा सोच के आनंद मिलता है। एक अर्थशास्त्री के बतौर पे आप हमारे उस पर ज़रा अपनी टीका दीजिए, ज़रा अपनी टिप्पणी दीजिए, अपना असेसमेंट दीजिए। मैं इसी सारी की सारी चीजों को, सर होता क्या है कि इस लेमैन की लैंग्वेज में ये सारी की सारी चीजें आप समझाना चाहते हैं सभी को, और सबके सामने आप एक बहुत ग्रैंड जो विजन है वो क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके लिए सिस्टम भी क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके लिए मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म किए बिना वो संभव नहीं है। और उस दिशा में आपका जो विजन है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म में दिक्कत क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि मैं इस इकोनॉमिक रिफॉर्म में 2 दिक्कतें महसूस कर रहा हूं, एक अंतर्राष्ट्रीय है और एक दुष्ट राजनेताओं की है, और तीसरा वेस्टेड इंटरेस्ट की है। इन तीनों दिक्कतों को हम दूर कर देंगे, वो हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छी भारत के संकल्प करके हम 100 करोड़ होंगे, सरपंच भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारा होगा, और मेयर भी हमारा होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारा होगा, सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्य सरकार के मंत्री, सभी विधायक, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री और सभी जो है सांसद भी हमारे होंगे जिन्होंने अच्छे भारत का संकल्प लिया है। तो हमारे रास्ते में तो फिर एक भी अड़चन नहीं रह जाएगी ना। जी जी नहीं, आपको लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें सभी अड़चनें अपने आप विलुप्त हो जाएंगी, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि आज की जो भयावह व्यवस्था है वो अंधकार है। आज हम जो कर रहे हैं, अंधकार से लड़ रहे हैं, ये एक मूर्खता है। अंधकार से लड़ा नहीं जाता है, अंधकार में दीपक जलाया जाता है, और मैथिली शरणगुप्त ने वो दीपक भी ईजाद कर दिया है। अच्छे भारत का संकल्प ही वो दीपक है जिससे ये भयावह अंधकार तोड़ा जा सकता है। यदि हम ये दीपक जला देंगे तो राजनीतिक पार्टियां विलुप्त होने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। जी, अब मुझे बताइए, राहुल गांधी क्यों इस देश के नेता होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं इवन जो है नरेंद्र मोदी इस देश के नेता क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? आई डोंट फाइंड एनी रीजन। मुझे एक भी रीजन नहीं दिखता है जो इन लोगों को राजनेता बनाए और राष्ट्र नेता बनाए और वो देश के प्रधानमंत्री बने या देश के बड़े पदों पर बैठे। मुझे इसमें एक भी उचित कारण नहीं दिखता है। जी, मतलब आई कुड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल वैलिड रीजन। जी, तो आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं अच्छे भारत का संकल्प ही वो दीपक है जो इस देश की भयावह अंधकार को दूर करेगा। राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे और ये देश फिर से खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, खुशहाल भी होगा। मतलब भारत के 144 करोड़ लोग केवल समृद्ध नहीं होंगे बल्कि खुशहाल होंगे। दे विल बी हैप्पी। और जो टेक्नोलॉजीज है वो उनकी मदद करेंगी, उनको टेंशन क्रिएट नहीं करेंगी, और लोगों को बड़ी आसानी से समय बचेगा कि वो अगले जन्म के मोक्ष की यात्रा में भी कुछ काम कर लें।
मतलब ये जन्म तो उनका सफल हो जाएगा, जैसे सत्यनारायण कथा में आप सुनते हैं कि उनका ये जन्म सफल हुआ और फिर अगले जन्म में वो ये बने और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये सब काम जो है इस नए मॉडल के तहत शुरू हो जाएगा। और किसी ने क्यों, पंडित श्री राम शर्मा जो कि गायत्री परिवार के हैं, उन्होंने जो है ना कहा है कि जनवरी 2026 से सतयुग का प्रारंभ होगा। हमारे बाबा जय गुरुदेव ने भी यही कहा है कि सतयुग होगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा और ये सतयुगी इंटरवल होगा और ये 1000 वर्ष का इंटरवल होगा। ये 1000 वर्ष ख़त्म होने के बाद फिर से कलयुग अपने स्थान पर फिर से प्रारंभ होगा। तो आओ हम इस सतयुगी भारत को पैदा करें और ये जो हम दीपक जलाएंगे इससे न केवल भारत बल्कि विश्व भी जो है ना प्रकाशमान होगा। भारत सही मायने में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। आप मेरे इस स्टेटमेंट से कितने हद तक सहमत दिख रहे हैं? 100% सहमत हूँ सर। आपको क्या बाधाएं दिख रही हैं? जो मैंने 3 बाधाएं पहचानी हैं, आप उसके अतिरिक्त और कोई बाधा को देख पा रहे हैं क्या? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा सर जी, कि ये जो ग्लोबल एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं जी, और जो इंटरनल बेनिफिशियरीज हैं जी, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हैं, चाहे वो जिनको हम वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग कहते हैं, जी, है ना, ये जो लोग हैं ये सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं, नंबर्ड हैं पर बेनिफिशियरीज हैं। बिल्कुल सही है। तो इन बेनिफिशियरीज का इसे उन्हें व्यवस्था का जो है लाभ माना जाए, लाभांश मिलने वाला माना जाए, लाभार्थी माना जाए, या कुव्यवस्था का लाभार्थी माना जाए? ये कुव्यवस्था के लाभार्थी हैं जी, ठीक है जी, जैसे आपने कहा कि उनको नकली सर्टिफिकेट दिए गए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जी, 10 साल बाद पता चला जी। अभी तो हमारे इलेक्शन कमीशन ने एक वार्ड में 1 लाख से ज्यादा नकली सर्टिफिकेट बांट दिए, नकली वोट बांट दिए, क्योंकि आपके पास वोटिंग कार्ड हो गया तो आपके पास एक सर्टिफिकेट तो हो ही गया और उस सर्टिफिकेट से आप कोई भी चेन खींच सकते हैं आगे। आप कुछ नहीं खींच सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त के वेरिफिकेशन मॉडल में चले जाएंगे, क्योंकि वो मैथिली शरण गुप्त का वेरिफिकेशन मॉडल राजनीतिक गिलास का नहीं बना होगा। एक भी बांग्लादेशी या कोई भी व्यक्ति जो है ना छिप नहीं पाएगा मैथिली शरण गुप्त के जो है ना मॉडल के आगे, एक भी व्यक्ति नहीं छिप पाएगा। और जो लोग जो है ना इनको लाभ पहुंचा रहे हैं, जो इनको मंदिरों मस्जिदों में रुकवा रहे हैं, जो उनको भेज रहे हैं, जो उनको जो है ना व्यवसाय की व्यवस्था करा रहे हैं, इन सबको मालूम है इनके अच्छे डॉक्यूमेंटेशन हैं। हम उस डॉक्यूमेंटेशन को भी पकड़ लेंगे जी। इनके डॉक्यूमेंटेशन है। एक जो है ना मस्जिद है वो किस दूसरे को भेजती है, फिर तीसरे को भेजती है, इस तरीके से इनको सेटल किया जाता है। जी 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 सर। यदि आपको मालूम है कि धर्म परिवर्तन के लिए एक बाकायदा चयन व्यवस्था है, पैसा आ रहा है, तो भैया एक कानून बनाने में कोई दिक्कत है क्या? मतलब भगवान ने हमारे राजनेताओं को बिल्कुल दिमाग से पैदल घटिया बनाया है। जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में एक भी बंदो जो है ना संशोधन नहीं कर पाए। पुराना सेक्शन ये, नया सेक्शन ये है। ये हमारे राजनेताओं की बौद्धिक जो है क्या कहना चाहिए, विकलांगता का जो है ना परिचायक है। वो बौद्धिक रूप से विकलांग लोग हैं। उन्हें तो दिव्यांग भी नहीं कह सकते हैं, वो तो बद्यांग है। दिव्यांग नहीं है, बद्यांग है। उनका साला दिमाग ही सड़ा हुआ है। अब इन सड़े हुए दिमाग वाले नेताओं को जेल में जाने का समय आ गया है। लिहाजा संजीव जी, आप अपनी शक्ति से जहां जहां तक मेरी बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश करिए। जी बस जरूर सर। और जो मैंने आपसे छोटी सी दरखास्त की है कि मुझे एक चार्ट चाहिए, तो वो हमारे दिमाग में जो हाइपोथेसिस है उसको कंफर्म करेगा, तो उस बात को हम सख्ती से बोल पाएंगे। बिल्कुल सर। मैं वो जो मॉनिटरिंग का जो डाटा है हमारा, जी ठीक है, वो मैं कंपाइल करके आपको टेबल फॉर्म में आपको देता हूं सर। दैट विल बी ग्रेट। क्योंकि देखिए, आपने मुझे दिया है, मुझे उसे पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है और ना ही समझने का समय मिल रहा है।
तो यदि आप हमको वो टेबलर फॉर्म में दे देंगे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी, जी, है ना। तो जी सर। संजीव जी, हम एक टीम है, सतयुगी प्रयास में है। हमारे प्रयास जो है वो व्यक्ति वाचक नहीं है, वो किसी कॉस्मिक शक्ति से जुड़े हुए हैं। कॉस्मिक शक्ति जो है ना अपना प्रभाव दिखाएगी, सब अच्छे लोग जागेंगे, ये देश बदलेगा, भारत जो है विश्व गुरु बनेगा और भारत की चेतना फिर से जो है ना सतयुग स्थापित करेगी। जी सर। इसी संकल्प के साथ इस वार्तालाप को मैं आपकी इजाज़त से विराम देना चाहता हूं, अनलेस यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।